हाँ, एडवेंट ऑफ द यूरोपियन इन ईस्ट इंडिया या इन इंडिया, यानी भारत में यूरोपियों का आगमन। आवाज क्लियर है? ओके, ठीक है। द एडवेंट ऑफ द यूरोपियन, ठीक है, भारत में यूरोपियों का आगमन, है ना, यूरोपियों का आगमन, ठीक है, ये है भारत में यूरोपियों का आगमन, यानी एडवेंट ऑफ द यूरोपियन इन इंडिया। देखो, पहली बात यह है कि क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत में यूरोपियन का आगमन कब हुआ। अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड को लेके चले तो इंडिया के साथ बाहरी रिलेशनशिप में, इंडिया के साथ जो विदेशी संबंध है वो सबसे पहले किसके साथ है? एकदम इनिशियली स्टेज की बात करें तो सबसे पहले भारत इंडिया के साथ जो रिलेशन है सबसे पहले वो है मेसोपोटामिया के साथ, ठीक है, मेसोपोटामिया पहला संबंध, ठीक है। ये कब है? इंडस पीरियड में पहला, और ये भी इंडस एरा या इंडस सिविलाइजेशन पीरियड। उसके बाद दूसरा जो रिलेशनशिप है वो है हमारा ग्रीक के साथ, यूनान के साथ, ठीक है। दूसरा है यूनान के साथ, एथेंस के साथ, है ना, एथेंस के साथ, यूनान के साथ। पहला है मेसोपोटामिया, ग्रीक या एथेंस, यूनान। उसके बाद है इसमें यूनान, यानी एथेंस या ग्रीक है, यूनान या ग्रीक, ठीक है, ग्रीक। दूसरा जो हमारा रिलेशनशिप है इंडिया का, तो यूनान की, देखो ये तो आपको पता है कि जो इंडस सिविलाइजेशन पे जो सील मिला है, इंडस सिविलाइजेशन पे जो मोहर मिली है उन पे मेसोपोटामिया का जिक्र है, या मेसोपोटामिया से जो सील मिली है उनमें इंडस सिविलाइजेशन का जिक्र है। इसका मतलब है जो हमारा पहला रिलेशन है बाहर से वो मेसोपोटामिया से, और दूसरा यूनान से है। यूनान किसके समय है? यूनान, इनसे रिलेशन हमारा है मौर्य डायनेस्टी से, ठीक है, मौर्य डायनेस्टी से, मौर्य वंश से। जो सेल्यूकस है, जो सिकंदर है, जो मेगास्थनीज है, वो यूनान से, एथेंस से। उसके बाद हमारा रिलेशन किससे बनता है? हमारा रिलेशन बनता है चाइना से, ठीक है, चाइना। दूसरा रिलेशन हमारा चाइना से बनता है, चाइना से, ठीक है। अब चीन के साथ कब रिलेशन बनता है? चीन के साथ हमारा रिलेशन बनता है गुप्ता पीरियड में, है ना, गुप्ता पीरियड से, गुप्ता पीरियड यानी गुप्ता एरा से। तो आप समझ गए, पहला रिलेशनशिप हमारा मेसोपोटामिया से, इंडस सिविलाइजेशन के समय। दूसरा एथेंस यानी ग्रीक यानी यूनान से है, मौर्य डायनेस्टी के समय। उसके बाद जो ये चाइना का है गुप्त काल के समय। गुप्त काल में कौन आता है चाइना से? गुप्त काल में चाइना से आता है ह्वेनसांग, गुप्त काल में चाइना से आता है फाइयान, गुप्त काल में चाइना से आता है इत्सिंग। तो इन चाइना के बाद, ठीक है, चाइना के बाद हमारा रिलेशनशिप होता है अरब से, अरब, ठीक है, अरब से। अरब कौन व्यक्ति है? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, 712 में आता है मोहम्मद बिन कासिम। ये पहला अरब है। उसके बाद जो हमारा रिलेशनशिप होता है वो होता है तुर्क से, तुर्क। हम एक बार सारे कर रहे हैं तुर्क से, ठीक है। तुर्क कौन है? महमूद गजनबी। तुर्क कौन है? महमूद गजनबी या मोहम्मद गौरी। उसके बाद जो हमारा रिलेशनशिप होता है वो होता है मंगोल से,
मंगोलिया से। मंगोलिया कौन है? बाबर। मंगोलिया से कौन आता है? बाबर। तो बाबर है। उसके बाद बाबर के बाद जो हमारा रिलेशनशिप होता है वो सीधे सीधे होता है यूरोपियन से। ठीक है, ये यूरोपियन से, यूरोपियन से। तो ये हमारे एक रिलेशनशिप का स्टेप बाय स्टेप है। ये इस तरह से अगर आप नोट्स बनाते हो तो कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा बचेगा नहीं। तो पहला हमारा रिलेशनशिप किससे हुआ? मेसोपोटामिया के इंडस के समय। दूसरा हुआ है ग्रीक से, यूनान से चंद्रगुप्त मौर्य के समय, मौर्य डायनेस्टी के समय। चाइना से हुआ है गुप्ता पीरियड के समय। चाइना का पहला व्यक्ति आने वाला है फायान, उसके बाद एतिसिन और फिर ह्वेनसांग। अरब मोहम्मद बिन कासिम आता है 712 में। उसके बाद महमूद गजनबी आता है। महमूद गजनबी आता है 1050 में। कहाँ का है? तुर्क का है। तुर्क से दो लोग आते हैं, महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी, ये दोनों तुर्की है। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के बाद बाबर आता है। बाबर कहाँ के होते हैं? मंगोलिया, यानी मंगोल के। मंगोलिया रीजन कहाँ पे है? ये चाइना का सेंट्रल एशिया है। इन मंगोल के बाद, मंगोलिया के बाद फिर आते हैं यूरोपियन। तो यही हमारा टॉपिक है। कभी हो सकता है आपको ये क्वेश्चन क्रोनोलॉजी में आपसे पूछ ले, है ना? तो ये क्रोनोलॉजी में पूछ सकता है सबसे पहले हमारे संबंध किससे थे। तो हमारे विदेशों से संबंध अभी से नहीं है, हमारे विदेशों से संबंध इंडस सिविलाइजेशन से है, अभी से नहीं है। ठीक है, तो ये है। थोड़ा सा ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट देखते हैं। ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट ये है कि इंडिया का सबसे पहला रिलेशनशिप होता है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया मतलब इराक, मतलब बगदाद। तो इधर बगदाद है, अरब है, यूनान है। यानी पहले जो हमारे जो रिलेशनशिप हैं वो किससे हैं? वेस्टर्न एशियन कंट्रीज से। इन कंट्रीज के साथ हमारे पहले रिलेशनशिप है। इधर रिलेशनशिप होने के दो कारण है। ठीक है, कभी आपसे क्वेश्चन बन सकता है ज्योग्राफी मिक्स कर रहे हैं। यहाँ रिलेशनशिप के दो कारण है। पहला है लैंड रूट, है ना? लैंड रूट, लैंड रूट है, यानी यहाँ पे लैंड है, आसानी से रास्ता मिल जाता है। दूसरा है अगर हम इधर जाएंगे, इधर हम जाते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? क्लाइमेटिक हिंड्रेंस है। यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट है, यहाँ पे ठंडी जलवायु है, इसलिए उधर लोग नहीं गए, हिमालय की तरफ नहीं गए। किधर आए? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ये सब इस तरफ आए। तो क्लाइमेट एंड ज्योग्राफी, क्लाइमेट एंड रिलीफ, क्लाइमेट एंड रिलीफ। ठीक है, इधर आने के हमारे दो कारण हैं। तो आप समझ गए कि पहला संबंध, सबसे पहले रिलेशनशिप हमारे किन लोगों से हुए? वेस्टर्न एशियन कंट्री से, खासकर मिडिल ईस्ट कंट्री से। पहला बगदाद हुआ यानी इराक, दूसरा यूनान हुआ, और तीसरा यूनान के बाद अरब हुआ, तीसरा चाइना हुआ, फिर अरब हुआ, इस तरह से। तो इसका दो कारण थे, लैंड यानी रास्ता, लैंड रूट, इधर कोई हमें शिप की जरूरत नहीं, आसानी से रास्ते रास्ते हम जा सकते हैं, लैंड के थ्रू जा सकते हैं, भूमि के माध्यम से। तो ये था। बताएं इसमें कोई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में आ रहा है पूरा? अब आप ये चीजें किसी बुक में नहीं देख पाओ, लेकिन क्वेश्चन बना सकता है कि क्या रीजन है हमारे इनिशियली पीरियड में रिलेशनशिप इधर ज्यादा थे। तो जब ऐसी चीजें कभी आती हैं तो आपको सब चीजें मिक्स करना पड़ता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारा कुछ। और ज्योग्राफी तो बहुत जरूरी है ना? ज्योग्राफी हिस्ट्री को टर्न करवाती है। जो ज्योग्राफी है वो हिस्ट्री को एक रास्ता देते हैं। अब बात करते हैं यूरोपियों का भारत में आगमन। ठीक, यूरोपियों का भारत में आगमन
यानी इंडिया में यूरोप क्यों आए थे? पहली बात, यूरोप, जो यूरोपियन कंट्री हैं वो आए थे भारत में, है ना। जो यूरोपियन है, यूरोपियन केम इंडिया फॉर ट्रेड, ठीक है। यूरोपीय लोग भारत में व्यापार करने के लिए आए। क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए। ये चीज ध्यान रखना। मतलब ये वो एरिया है, पहले इंडिया से यूरोप के लिए ट्रेड बाई लैंड होता था, बाई लैंड होता था, यानी भूमि के माध्यम से होता था। लेकिन 14वीं 15वीं शताब्दी में, ठीक है, लेकिन 14वीं 15वीं शताब्दी में क्या हुआ, जो लैंड रूट है वो डिस्टर्ब हो गया, है? जो स्थल मार्ग है वो डिस्टर्ब हो गया 13वीं 14वीं सदी में। और वो उसके कई सारे रीजन थे, रिलीजियस रीजन थे उसमें बहुत सारे, इस वजह से हुआ। एक बार मैं आपको मैप दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर वो मिल जाता तो मैं दिखाता हूं। मेरी बात समझिए। पहला पॉइंट ये है कि भारत से यूरोप के लिए व्यापार पहले भी होता था, लेकिन पहले लैंड के माध्यम से होता था, भूमि के रास्ते से, ठीक है, भूमि के रास्ते से होता था। और वो रास्ता था तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये कंट्रीज थे। और किसी वजह से वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री की वजह से वो रास्ता बंद हो गया। देखिए मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि यूरोपियन को भारत में आने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए ये आप मैप देख रहे हो, ठीक है, ये मैप है। और ये जो है ये यूरोप है, ये वाला, ये कंट्री, ये यूरोप है पूरा, ठीक है, ये पूरा यूरोपियन, ये सारे नेशन यूरोपियन नेशन है। अब मेरी बात समझिए, यहाँ पे क्या था कि पहले ये इंडिया है, तो पहले इंडिया से व्यापार होता था बाई सी, मतलब बाई लैंड। पहले यहाँ से व्यापार होता था यूरोप के लिए इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, ये व्यापार होता था यूरोप के लिए बाई लैंड। लेकिन ये जो रास्ता है, ये रास्ता बंद हो गया बाई लैंड, ये रास्ता बंद हो गया, है ना। एक अलग सी कहानी है, उससे आपको मतलब नहीं है। बट ये 13वीं 14वीं शताब्दी में ये रास्ता इंडिया से, ये जो रास्ता जाता था, यहाँ व्यापार होता था, यहाँ से लोग आते जाते थे, ये बंद हो गया। जब ये बंद हो गया तो यूरोपीय जो ये कंट्री है, यूके है, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है ना, डच है, डेनमार्क, ये सारे कंट्री, इनको व्यापार करना था भारत के साथ, ठीक है। भारत के साथ व्यापार करना था, ये रास्ता तो बंद हो गया था। अब क्या करते वो, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि कुछ तो नया रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें व्यापार करना था, उन लोगों को व्यापार करना था। तो उन्होंने क्या किया कि एक काम करते हैं, ये रास्ता तो हमारा बंद हो गया, ये रास्ता बंद हो गया, फिर ये रास्ता, उन्होंने कहा कि हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। तो उन्होंने दूसरा रास्ता यूरोपियन कंट्री ने ढूंढा, वो था सी रूट्स, इस तरह से ये रास्ता उन्होंने ढूंढा, ये वाला, समुद्र के माध्यम से ये भारत पहुंचे, ठीक है। ये तो भारत आने का रीजन था, वो था ट्रेड। और यूरोपियन कंट्री में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इंडिया के साथ मतलब ये रूट ढूंढना चाह रहे थे। तो पहला जो व्यक्ति है, पुर्तगाल से चलता है, स्पेन से चलता है, इसका नाम होता है कोलंबस। ध्यान समझिएगा, मतलब कई सारे कंट्री हैं, तो कि क्या करना चाहिए, तो सबसे पहला व्यक्ति निकलता है यहाँ से कोलंबस, कहाँ से, स्पेन से। और कोलंबस रास्ता भटक जाता है और वो पहुंच जाता है अमेरिका। वो कहाँ पहुंच जाता है? अमेरिका, यहाँ पर साउथ अमेरिका, वो साउथ अमेरिका पहुंच जाता है। कोलंबस पहला व्यक्ति है जो इंडिया की खोज में निकला था, लेकिन वो भारत नहीं पहुंचा, इंडिया नहीं पहुंचा, वो यहाँ पहुंच गया।
यहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा जाता है। रेड इंडियन, आपने नाम सुना होगा, रेड इंडियन। तो यहाँ की ट्राइब है वो रेड इंडियन है। तो उसने कहा यार ये क्या हो सकता है, इंडियन के बारे में ऐसा तो नहीं सुना था। इंडियन लोग तो कलर उनका इतना गोरा नहीं होता है, काले होते हैं वो लोग। तो उसने बोला ये रेड इंडियन है। तो कोलंबस का जो सफर है, और कोलंबस से पहले एक व्यक्ति नाम था अमरीगो, अमरीगो आया था। ठीक है, एक बार मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले स्पेन से यानी यूरोप से जो आने वाला व्यक्ति है वो है अमरीगो, अमरीगो। ठीक है, अमरीगो है। और ये एक बोटमैन है। क्या है? बोटमैन, नाविक है। ये एक नाविक है। ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया था, तो ये पूरे दुनिया का चक्कर लगा रहा था। तो ये अमरीगो नामक व्यक्ति सबसे पहले पहुंचा अमेरिका। अमेरिका, ठीक है, अमेरिका पहुंचा, अमेरिका। लेकिन इसने क्या किया, इसका कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं था। ये बोटमैन था, नाविक था, वो घूमता घामता चला गया। इसको गवर्नमेंट, ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी। तो यूरोप से सर मतलब आया था इमरोग सर, यूरोप के, पहला व्यक्ति। हाँ सुनो सुनो, यूरोप में बहुत सारे कंट्री हैं, और यूरोप के पुर्तगाल से, ठीक है, यूरोप के पुर्तगाल से पहला व्यक्ति है जिसने विदेश की यात्रा की थी, विश्व भ्रमण किया था। उसका नाम था अमरीगो। अमरीगो पहुंचा अमेरिका, लेकिन इसका कोई भी डॉक्यूमेंट ऑफिशियल नहीं था, तो इस पे ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, और एक बात मैं और बता दूं कि बाद के अमेरिका या अमेरिका, जो अमेरिका का नाम अमेरिका रखा गया वो इसी के रेस्पेक्ट में रखा गया, अमरीगो। तो अमरीगो यानी अमेरिका की खोज किसने की थी? अमरीगो ने। वो कहाँ का था? स्पेन का। तो स्पेन का अमरीगो है, और अमरीगो के रेस्पेक्ट में ये दोनों कॉन्टिनेंट का नाम अमेरिका रखा गया, एक नॉर्थ अमेरिका, एक साउथ अमेरिका। ठीक, तो ये था अमरीगो। तो कभी आपसे पूछ सकता है कि अमेरिका का नाम अमेरिका क्यों रखा गया? तो अमेरिका का नाम अमेरिका, अमरीगो नामक जो बोटमैन था, इसने अमेरिका अमेरिका पहली बार पहुंचा था बोट से, तो उसके रेस्पेक्ट में नाम रख दिया गया अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। दूसरा इसमें है कोलंबस। और दूसरा इसमें है कोलंबस। देखिए कोलंबस के बारे में क्या है कि कोलंबस वो व्यक्ति है जो पहला पहुंचा तो है। ठीक है, तो पहला व्यक्ति है इसमें कोलंबस। कोलंबस कहाँ का है? ये स्पेन का है। ठीक है, ये स्पेन का है। और ये कहाँ पहुंच गया? अमेरिका। अमेरिका ये पहुंच गया। तो कोलंबस निकला था भारत की खोज के लिए, लेकिन अमेरिका पहुंच गया। उसके बाद कोलंबस के बाद आया वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा भारत पहुंचा 1498। ठीक है, कहां पर? कालीकट पर, कालीकट पर। कालीकट, कालीकट यानी केरल में। तो ये है, एक बार मैं फिर आपको रफली पूरा रिवाइज करवा देता हूं। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल फॉर्म में समझ लीजिएगा। सर उनको कोई मर्चेंट भी वहां मिला था, वास्को डी गामा को? हाँ, बहुत सारे लोग थे। तो पहले थे यूरोपियन। यूरोपियन जो आया है, यूरोपियन भारत में, इंडिया में क्यों आए हैं? तो इंडिया में आए हैं वो ट्रेड करने के लिए पहली बार। ठीक है, ट्रेड करने के लिए मेन पर्पस था। दूसरी बात थी, तो पहला व्यक्ति आया यूरोप से है, वो है अमरीगो। अमरीगो, ठीक है, अमरीगो। दूसरा है कोलंबस, कोलंबस। और
तीसरा है वास्को ड गामा। वास्को ड गामा, वास्को ड गामा। वास्को ड गामा कब पहुंचता है? 1498। कहां पर पहुंचता है? कालीकट पर। कालीकट कहां पर है? केरला में। जमरीन ने स्वागत करता है सर, नो सर? क्या स्वागत का वास्को डी गामा का करता है जमरीन ने। वो सब बताएंगे थोड़ा सा। सबमरीन के बारे में। हाँ, ठीक है। तो ये यूरोपियन भारत आए थे व्यापार के लिए। अमरीगो नामक व्यक्ति पहला था जो अमेरिका पहुंचा, ठीक है। और इसने अमेरिका की खुद ऑफिशियल नाम रखा गया। उसके बाद कोलंबस आया, फिर वास्को ड गामा 1498 केरल में। और केरल में जब ये कालीकट पहुंचता है, ठीक है, तो उसका वेलकम किया जाता है, वेलकम किया जाता है जमोरिन के द्वारा, ठीक है। जमोरिन, जमोरिन कौन है? जमोरिन इज ए लोकल किंग, या हाँ, ये लोकल लोकल किंग या तो लोकल का राजा होता है जमोरिन। उसके द्वारा वेलकम किया जाता है एंड अपोज अपोज्ड बाय अरेबियन ट्रेडर्स, ठीक है। अरेबियन ट्रेडर के द्वारा ये अपोज किया जाता है इसको। मेरी बात समझ गए कि ये जो वास्को ड गामा है केरल में पहुंचता है कालीकट पे, और कालीकट में इसका स्वागत किया जाता है जमोरिन द्वारा। जमोरिन लोकल एक राजा है, और ये कौन? वास्को ड गामा अपोज्ड बाय द अरेबियन ट्रेडर, लेकिन इसका अरब के व्यापारियों द्वारा विरोध किया जाता है। ऐसा क्या रीजन है कि अरेबियन ट्रेडर द्वारा इसका अपोज किया जाता है? क्यों? सर अरब जो है थे वो उनकी ट्रेड मोनोपोली थी स्पाइस में, हाँ, इसलिए। स्पाइस में, मसाले में। तो पहले पहले ये लोग जो भी ट्रेड होता था पहले, जैसे मान लीजिए कि अगर ये हाँ, जैसे पहले जो ट्रेड होता था, मैप आपके सामने है, तो पहले यूरोप के लिए जो भी ट्रेड होता था वो अरब के लोग इंडिया से करते थे। पहले क्या करते थे, अरब अपने यहाँ ले जाते थे और ये अरब यहाँ पहुंचाते थे, इस तरह से। तो पहले जो ट्रेड था वो इंडिया से अरब ट्रेडर्स के माध्यम से होता था। अब क्या हुआ, अब उन्हें लगा कि यार अब तो ये लोग खुद ही यहाँ पे आके करेंगे, तो उन्होंने इनका जो जब लोग आए हैं लोग, तो इन्होंने विरोध किया, ठीक है। तो इनका इन्होंने विरोध किया। कभी आपसे पूछ सकता है कि क्या रीजन है कि अरेबियन ट्रेडर्स ने इनका विरोध किया था? कि अब इनका जो ट्रेड पे मोनोपोली थी या एकाधिकार था वो समाप्त होने वाला था। अब उन्हें लगा कि हमें जो मुनाफा हो रहा था, हमें जो प्रॉफिट हो रहा था यूरोप के साथ व्यापार में, वो अब हमें नहीं होगा, क्योंकि अब ये खुद ये लोग व्यापार करेंगे। तो इसलिए इन्होंने ऐसा किया, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई डाउट तो नहीं, हमने क्लास यहीं से शुरू किया था। भारत में लोग आए, व्यापार करने के लिए आए, ये सब। अब हम देखते हैं कि कौन कौन लोग कब कब आए। तो आपको अमरीगो भी समझ में आया होगा, कोलंबस भी, वास्को ड गामा भी, और जमोरिन भी, इनका अपोजिशन भी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि सबसे पहले कौन आया भारत में। सबसे पहले तो पुर्तगाली ही आए, क्योंकि जो वास्को ड गामा है वो पुर्तगीज है ना। जो वास्को ड गामा है वो पुर्तगाल से आया है। सबसे पहले आने वाले व्यक्ति हैं पुर्तगीज यानी पुर्तगाली, ठीक है। हाँ, पुर्तगीज यानी पुर्तगाली। ये कब आए हैं? 1498 में, एडी में। ये 1498 में आए हैं। और सबसे पहले ये लोग कहाँ पहुंचे हैं? कोचीन में। कोचीन में कब पहुंचे हैं? 1510 में। ये 1510 से लेकर, इन्होंने अपना 1510 से लेकर 1530 तक, है ना। ठीक है। 1510 से लेकर 1530 तक ये उनका टाइम पीरियड था कोचीन में। बाकी हम देख लेंगे इनको आगे कैसे क्या हुआ। दूसरे लोग हैं इंग्लिश, दूसरे लोग हैं द इंग्लिश, अंग्रेज,
ठीक है, अंग्रेज। पहले पुर्तगीज हैं, दूसरे द ब्रिटिशर्स हैं, और तीसरे हैं इसमें डच, है ना, डच। डच, ठीक है। और चौथे हैं इसमें डेनिश, द डेनिश। और पांचवें हैं इसमें फ्रेंच, द फ्रेंच, फ्रेंच, ठीक है, ये है। सॉरी, ये है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन है। पहले पुर्तगाली हैं, दूसरे ब्रिटिश हैं, तीसरे द डच हैं, चौथे द डेनिश हैं, और पांचवें द फ्रेंच हैं। तो कभी आपको ये क्रम भी पूछ सकता है एग्जाम में, है ना, कभी भी आपको ये क्रम भी पूछ सकता है कि बताओ कि सबसे पहले कौन से, सेकंड कौन से, फिर थर्ड कौन से। तो क्रोनोलॉजी भी दे सकता है। तो फ्रेंच सबसे लास्ट में आते हैं और सबसे लास्ट में जाते हैं, ठीक है, सबसे लास्ट में आते हैं और सबसे लास्ट में जाते हैं। तो इनको यहीं पर आप लोग यहीं पर समझ लीजिए। तो सबसे पहली जो पुर्तगाली फैक्ट्री है वो बनी है कोचीन में, ये क्वेश्चन बनता है। उसके बाद है इंग्लिश कब आए हैं, 1600 में। इनकी पहली फैक्ट्री बनती है सूरत में, सूरत में पहली फैक्ट्री सूरत में। और ये है डच हैं, डच जो है ये डच आए हैं 1602 में, ठीक है। इनकी पहली फैक्ट्री बनती है कोरोमंडल में। कोरोमंडल का मतलब ईस्टर्न कोस्ट, है ना, कोरोमंडल, कोरोमंडल मतलब ईस्टर्न कोस्ट। और दूसरा है, नेक्स्ट है इसमें 1616 यह है सेरामपुर, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सेरामपुर, सेरामपुर। और उसके बाद है फ्रेंच आते हैं 1664 में, और इनकी जो पहली फैक्ट्री होती है उनकी भी होती है सूरत में। तो ये है, तो ये कभी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि पहली फैक्ट्री कौन किसकी कहां है, यहां से एक क्वेश्चन जरूर आपका रहता है। और इनमें से जो सबसे पावरफुल है, इनमें से जो सबसे पावरफुल है वो आप जानते हो, द ब्रिटिश हैं, उसके बाद फ्रेंच है, बाकी तो छोटे छोटे पावर है, उससे कोई मतलब नहीं है। एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे ये जितने भी लोग आए हैं, है ना, ये जितने भी लोग आए हैं यहाँ पे, सभी के सभी ये ट्रेड करने आए हैं, ठीक है। और किसके साथ, ईस्ट एशियन नेशन, ईस्ट एशियन नेशन, ईस्ट एशियन नेशन, ये ध्यान रखना। कोई ऐसा नहीं था कि ये भारत के लिए आए थे, मतलब इन्हें व्यापार श्रीलंका में भी करना था, इन्हें व्यापार चाइना में भी करना था, इन्हें व्यापार इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, ताइवान, जो भी इंडिया के आसपास में जितने भी कंट्री थे सभी के साथ करना था। तो कभी ये मत सोचना कि ये जितने भी लोग हैं वो सिर्फ भारत में आए थे। बस भारत को उन्होंने अपना हेडक्वार्टर या एक पावर ऑफ सेंटर इसलिए बनाया क्योंकि जितने भी कंट्री हैं, चाहे वो म्यांमार हो, थाईलैंड हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, ताइवान हो, इनमें से सबसे तो पावरफुल कंट्री इंडिया ही था। तो इंडिया के अट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा कारण है, वो है इंडिया का क्लाइमेटिक स्ट्रक्चर। भारत में जूट भी था, इंडिया में इंडिगो भी था, इंडिया में चाय भी थी, इंडिया में मसाले भी थे। तो इंडिया का कुछ क्लाइमेट ऐसा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स उनको मिल जा रहे थे। अब बताइए चाइना में क्या जूट मिलेगा, है ना, नहीं मिलेगा। तो भारत में
एक ऐसा क्लाइमेट है जहां चाय भी है, जूट भी है, अफीम भी है, नील भी है, मिर्च भी है, मसाले भी हैं। तो इनकी जो सबसे ज्यादा डिमांड है पूर्ति, वो भारत, जो उनकी डिमांड थी वो फुलफिल इंडिया से हो रही थी, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा गया था। भारत को इसीलिए सोने की चिड़िया कहा गया क्योंकि इंडिया में जितनी वैरायटी क्रॉप्स की हैं वो किसी कंट्री में नहीं है। हमारे यहाँ केसर से लेकर कॉफी तक होती है ना, केसर से लेकर हमारे यहाँ कॉफी तक होती है, ठीक है। हमारे यहाँ नूडल मैगी से लेकर गुजरात की ढोकला तक डिश बनती है। तो ये जो सारी वैरायटी हैं ये उन्हें बहुत अट्रैक्ट की। कभी आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये लोग ईस्ट एशियन नेशन के लिए भी आए थे, बट इनका इंडिया की तरफ फोकस क्यों हो गया? क्योंकि भारत एक ऐसा कंट्री है जहां हर तरह का क्लाइमेट है, हर तरह का क्रॉप है, हमारे सर्वाइव करने की चांस ज्यादा से ज्यादा है, इसलिए, ठीक है। तो ये लोग थे भारत में आए और ट्रेड के लिए। नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। नेक्स्ट, हाँ ठीक है, तो पहला हम बात कर लेते हैं पुर्तगीज की, ठीक है। पहला बात करते हैं इसमें पुर्तगीज की। पुर्तगीज मतलब पुर्तगाली, है ना, पुर्तगाली। पुर्तगीज की बात करते हैं। तो पहला व्यक्ति आने वाला है वो है वास्को ड गामा, ठीक है, वास्को ड गामा। कब आया है? 1498। कहां पहुंचा है? कोची, यानी कालीकट पर, कालीकट पर पहुंचा है। तो पहला व्यक्ति है जो वास्को ड गामा है, जो कालीकट पे पहुंचा है। और जब ये कुछ वापस गया तो यहाँ से कुछ स्पाइस या कुछ मिर्च मसाले लेकर गया, ठीक है। जब ये वापस जाता है तो यहाँ से कुछ मसाले लेकर जाता है, कुछ प्रोडक्ट्स लेके जाता है, कुछ चीजें खरीद के लेके जाता है। तो जो ये प्रोडक्ट लेके जाता है कहां पर? स्पेन में, पुर्तगाल में। तो जब ये यूरोप वापस जाता है तो वास्को ड गामा को 60 टाइम्स, ठीक है, 60 टाइम्स प्रॉफिट होता है, 60 टाइम्स। मेरी बात समझ गए? यानी जब ये वापस जाता है वास्को ड गामा, इंडिया से लौट के कुछ प्रोडक्ट्स लेके जाता है, बहुत ज्यादा नहीं ले जा पाया, लेकिन जो भी ले जा पाया अपने साथ में, उसको वहां 60 गुना लाभ होता है, 60 गुना यूरोप में सर। उसके बाद अब जब ये 60 गुना लाभ होता है तो वो लोग एक कंपनी बना देते हैं। कौन सी कंपनी बनाते हैं? पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो वो एक कंपनी बनाते हैं कि आप जाओ और भारत व्यापार करो। कंपनी बनती है पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है और ईस्ट इंडिया का जो पहला, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया का पहला जो कमांडो होता है, जो पहला गवर्नर होता है, वो होता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को, ये क्वेश्चन बन सकता है आपको, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो पहला ये गवर्नर है, किसका है? पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये कई बार क्वेश्चन बना है। तो पुर्तगीज कौन है? पुर्तगीज में पहला वास्को डी गामा आता है। जब ये वापस जाता है तो उसको 60 गुना लाभ होता है, 60 टाइम प्रॉफिट होता है। उसके बाद पुर्तगाल से एक कंपनी बनती है जिसका नाम है पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी।
या पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, उस कंपनी का, ये पहली बात ध्यान रखना, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी है। उस पहला जो गवर्नर आता है, तो पहला ऑफिसर आता है इंडिया में उस कंपनी का, जो हेड कह सकते हैं, चीफ कह सकते हैं, उसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने एक पॉलिसी शुरू की है इंडिया में, ब्लू वाटर पॉलिसी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर, द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर, द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। कभी ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर स्टार्टेड बाय द फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, मतलब गवर्नर ऑफ Portuguese East India Company. The purpose is to control all oceanic region, control the all Arabian Sea, यानी पॉलिसी ऑफ द ब्लू वाटर। इसने कहा है कि हम जितने जो भी समंदर है उस पर हम नियंत्रण कर लेंगे। देखो क्या होता था, ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब ये था कि इसने कहा कि भाई देखो, अब हम समंदर पर कब्जा करेंगे। समंदर पर कब्जा का मतलब है जो भी कोई और व्यापारी भारत में आएगा या ईस्ट इंडियन नेशन की तरफ आएगा तो हम उससे टैक्स लेंगे, है ना, तो उसको हम एक सर्टिफिकेट देंगे। तो कभी क्वेश्चन बन सकता है कौन वो पावर है जो ओशियन पर कब्जा करना चाहता था, तो वो लोग पुर्तगाली थे। तो पुर्तगाली लोग इस पर कब्जा करते हैं। आगे जो भी कोई नया व्यापारी आता है उसको एक सर्टिफिकेट देते हैं, और उस सर्टिफिकेट का नाम होता है कार्टेज सिस्टम। ये बहुत बार पूछा गया है कार्टेज सिस्टम क्या होता है, तो कार्टेज सिस्टम देख लीजिए, कार्टेज सिस्टम, कार्टेज व्यवस्था, ठीक है, कार्टेज व्यवस्था। तो कार्टेज व्यवस्था क्या है, कार्टेज व्यवस्था शुरू की थी पुर्तगालियों ने, और इनका कहना था कि अगर समंदर के आसपास यानी अरेबियन सी में कोई भी व्यापारी आता है, आप उसी को जाने देंगे भारत की तरफ जिसके पास ये सर्टिफिकेट होगा, किसका, कार्टेज सर्टिफिकेट। और कार्टेज तो ये था कि कार्टेज सिस्टम क्या है। तो कार्टेज सिस्टम आपको समझ में आ गया। कार्टेज सिस्टम एक तरह से परमिट सिस्टम है। परमिट सिस्टम मतलब एक अधिकार पत्र है, जिसके पास वो कार्टेज परमिट नहीं होगा उसको अरब सागर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। तो ये पॉलिसी पुर्तगालियों ने शुरू की थी, ठीक है। तो कार्टेज व्यवस्था क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा कि पुर्तगालियों ने इसको शुरू किया था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट इनका गवर्नर आता है वो आता है फ्रांस। वो नेक्स्ट गवर्नर है इनका अल्फांसो अल्बुकर्क। अल्बुकर्क एक नया है और जिसने गोवा पे कब्जा करता है। थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं, फिर हम सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी पे आ जाएंगे सीधे वो बहुत ज्यादा इनमें नहीं है। नेक्स्ट गवर्नर है इनका अल्फांसो द अल्बुकर्क, ठीक है, अल्फांसो द अल्बुकर्क। Alfonso the Albuquerque, that is the second governor of Portuguese, ठीक, सेकंड गवर्नर ऑफ पुर्तगीज। ये पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर है। अच्छा, इसका नाम क्यों फेमस है, बताएं। सर इसने जमुरन से वो जंग स्टार्ट की थी, फिर उसने हारी गुजरात में।
हाँ, बहुत जगह। इसने सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इसने 1510 में, ठीक है, 1510 में इसने गोवा कैप्चर किया था। गोवा कैप्चर गोवा किससे जीता था? फ्रॉम बीजापुर। ये क्वेश्चन बन सकता है कि अल्फांसो डे अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर से गोवा को जीत लिया था। तो अब जो गोवा है वो पुर्तगालियों के कब्जे में है, और यहीं से पुर्तगालियों का पावर शुरू होता है। बाकी जो पुर्तगालियों के कई सारे युद्ध होते हैं, हम उसके बाद में बात करेंगे। तो ये तो था पुर्तगालियों के बारे में। पुर्तगालियों के बारे में इतना जान लीजिए कि यूरोपियों में सबसे आने वाले जो लोग हैं वो पुर्तगाली हैं सबसे पहले, और पुर्तगाल से ही अमरीगो आया, और पुर्तगाल से ही कोलंबस आया, और पुर्तगाल से ही वास्को डी गामा आया, पुर्तगाल स्पेन से। ठीक है, तो ये है। तो जब वास्को डी गामा यहाँ से वापस गया, वास्को डी गामा यहाँ से वापस गया तो कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ से ले गया, तो उसका 60 गुना उसको लाभ हुआ। तो 60 गुना लाभ हुआ, तो वहां पर एक कंपनी डिजाइन की गई, इसका नाम रखा गया पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी या पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। उसका पहला कमांडर भेजा गया बना के, वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। उसने पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर अपनाई। उसके बाद भेजा गया अल्फांसो द अल्बुकर्क, उसने गोवा को जीता। ठीक, आगे इस तरह कहानी चली। नेक्स्ट हम बात करते हैं द इंग्लिश। द इंग्लिश है ना, द इंग्लिश यानी द ब्रिटिश, इस तरह से लिख सकते हैं। द ब्रिटिश भी लिख सकते हैं, द इंग्लिश भी लिख सकते हैं। तो ये लोग हैं। दूसरा जो पावर आने वाला है वो है द ब्रिटिश, यानी ब्रिटेन से, यानी ब्रिटेन के, है ना, जो ब्रिटेन की जो महारानी है, जो ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है, उसने 1600 में एक कंपनी बनाई। ठीक है, एक कंपनी बनाई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और ये किसके लिए थी? फॉर 20 ईयर ट्रेड ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, ईस्ट एशियन नेशन, ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1600 में बनाई गई। ठीक है, और ब्रिटिश की महारानी द्वारा एक कंपनी थी, और इसको 20 साल के लिए बनाया गया था। ऐसा नहीं था ये परमानेंट। उन्होंने कहा कि आप जाइए 20 सालों तक यहाँ पर क्या कीजिए, ट्रेड कीजिए ईस्ट एशियन नेशन के साथ। तो ये कंपनी बनाई गई, और इसमें बहुत सारे लोग थे जो इंडिया में आए। तो कर बेटे इसके इसके तो भारत में बनाई ना ये ईस्ट इंडिया कंपनी? भारत में नहीं, ब्रिटेन से बनाकर भेजी थी भारत के लिए। भारत में, जी, हाँ, यस सर। अब देखते हैं। देखिए जो भारत आने वाले अंग्रेज, ठीक है, जो इंग्लिश थे वो हम बात कर लेते हैं। द इंग्लिश कौन कौन भारत आए हैं? इंग्लिश इन इंडिया, मेरी बात समझिए, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश कौन कौन भारत आए? सबसे जो पहला व्यक्ति है वो है जॉन मिडन हॉल। ठीक है, जॉन मिडन हॉल। मिडन हॉल, ठीक है, ये पहला व्यक्ति है। और ये कौन है? ये एक व्यापारी है, मर्चेंट है। ठीक है, ये एक मर्चेंट है, ये है।
और ये भारत कब आया है? 1599 में। मेरी बात ध्यान रखना है, पहला अंग्रेज आने वाला व्यक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर नहीं है, वो है जॉन मिडनहॉल, और जो एक व्यापारी है, ठीक है, जो एक व्यापारी है। उसके बाद दूसरा जो व्यक्ति आता है वो है कैप्टन हॉकिंस। फर्स्ट तो ये है जॉन मिडनहॉल, जॉन मिडनहॉल, और सेकंड है कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम्स हॉकिंस, विलियम्स हॉकिंस, विलियम हॉकिंस। देखिए कैप्टन विलियम हॉकिंस ये ऑफिसर हैं जो भारत में आते हैं, और ये एक्चुअली आते हैं अकबर से मिलने के लिए, मगर ये जहांगीर से मिलते हैं, जहांगीर से। जहांगीर से मिलने के बाद ये गेट ए परमिट, गेट ए परमिट फॉर एस्टेब्लिशमेंट इन द सूरत। खैर हम इधर लिख देते हैं, ठीक है, हम इधर लिखते हैं, हमने कहा कि कैप्टन हॉकिंस, ठीक है, कैप्टन विलियम हॉकिंस, है ना, कैप्टन डब्ल्यू हॉकिंस, कैप्टन डब्ल्यू हॉकिंस, ये किससे मिलते हैं? जहांगीर से, ठीक है, ये जहांगीर से मिलते हैं। एंड गेट ए परमिट, गेट ए परमिट फॉर द सूरत एस्टेब्लिशमेंट, ये सूरत में अपनी बस्ती को बसाने के लिए मिलते हैं, ठीक है। कभी आपसे पूछेगा कौन वो अंग्रेज अधिकारी है जो पहली बार भारत आया था? वो था कैप्टन विलियम हॉकिंस। कौन अंग्रेज आया था? तो वो है जॉन मिडनहॉल। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर आपसे पूछा जाएगा, who is the officer of East India Company first, that is the William Hawkins. Who is the first English या first Britishers, that is the John Middlehall. और तीसरे व्यक्ति आते हैं सर टॉमस रो, सर टॉमस रो, सर टॉमस रो, ये सर टॉमस रो है। और ये उसके बाद तो और भी लोग आते हैं। सर टॉमस रो तीसरे व्यक्ति हैं जो जहांगीर के समय में आते हैं, और सर टॉमस रो पहले व्यक्ति हैं जो भारत में मिशनरी को शुरू करना चाहते हैं, सर टॉमस रो। तो सर टॉमस रो एक्चुअली ये पादरी होते हैं, है ना, तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया में आते हैं। बट इतना है, स्टार्टिंग इनकी इसी तरह से होती है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 20 साल के लिए, और सबसे पहला अंग्रेजी है जॉन, इंग्लिश है जॉन मिडनहॉल, फिर ये है, उसके बाद ये है, ठीक है। तो पहला अधिकारी है वो विलियम हॉकिंस है। तो ये था थोड़ा सा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, और ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला हेड ऑफिस खुला है वो खुला है सूरत में, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट ज्यादा तो नेक्स्ट हम बात कर लेंगे डेनिश और फ्रेंच की, तो कुछ नहीं, और फ्रेंच की बात करेंगे हम, ठीक है। फ्रेंच का उसमें आ ही जाएगा। या सीधे सीधे हम टॉपिक जो नया हमारा है वो ये हो सकता है कि पुर्तगीज, फ्रेंच, इंग्लिश, एंग्लो फ्रेंच बार, या सीधे फ्रेंच एंड डाल दीजिए, फ्रेंच। हम लोग इसी पे कल बात करेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगा वो इसी को होगा, क्योंकि जो डच हैं और डेनिश हैं ये बहुत पावरफुल नहीं है, बस इनके बारे में इतना समझना है कि इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई। जैसे जो डच हैं उन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई थी कारोमंडल पे, और जो डेनिश हैं उन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई सेरेनाम यानी वेस्ट बंगाल में, मैंने आपको लिखा है। इनकी जो डच और डेनिश की सिर्फ फैक्ट्री की लोकेशन ही आपको समझना, क्योंकि बहुत ही पावरफुल नहीं थे। पावरफुल उनमें दो ही हैं, ब्रिटिश और फ्रेंच, इन दोनों में ही लड़ाई होती है।
पुर्तगाली भी बहुत जल्दी अलग हो जाते हैं, मतलब कॉन्फ्लिक्ट से, मार्केट से बहुत जल्दी पुर्तगाली अलग होते हैं। और डच और डेनिश तो कुछ स्टार्टिंग में खत्म हो जाते हैं, बस लास्ट में दो पावर बचते हैं, वो होते हैं फ्रेंच और इंग्लिश। और फ्रेंच आते हैं 1664 में, ध्यान दीजिएगा 1664 में आते हैं, और ये जाते हैं 1961, तो काफी लंबे समय में आते हैं, ठीक है। और जो ब्रिटिशर्स रहते हैं वो 1600 में आते हैं और 1947 में चले जाते हैं। तो ये है दोनों का। तो बाद के आते हैं फ्रेंच और बाद के जाते हैं फ्रेंच, है ना। 1947 में अंग्रेज चले गए थे यहाँ से, लेकिन फ्रेंच कॉलोनी रह गई थी, और फ्रेंच लोगों ने पांडिचेरी में अपना हेडक्वार्टर बनाया था। तो इसीलिए आज भी पांडिचेरी को मिनी फ्रांस कहते हैं, मिनी फ्रांस। अभी जब ये कैंट वेदी का कॉन्सेप्ट आया था, इश्यू उठा था कि वहां के राज्यपाल को हटाया गया कैंट वेदी को पांडिचेरी से, तो उसमें एक ये आया था कि पांडिचेरी को मिनी फ्रांस कहा जाता है। भारत का फ्रांस किसको कहते हैं? पांडिचेरी। क्योंकि जो वहां का आर्किटेक्चर है, जो वहां का डिजाइन है, जो वहां का डेवलपमेंट है, बिल्कुल फ्रांस की तरह है अभी भी। तो हम उसको कल बात करेंगे इस पे, फ्रेंच पे, ठीक है। अभी हम लोगों का जो क्लास होगा टेस्ट का, कितने बजे रखें बताएं? 11 बजे सर।